नमस्कार मित्रों, परम आदरणीय गुरु जी के शुभ आशीर्वाद एवं गुरु भाइयों के प्रोत्साहन से इस चैनल के माध्यम से आप सभी के पास आए विभिन्न प्रकार के विवादों में उपलब्ध उपचारों को समझने का प्रयास करते हैं कि उनमें विधिक उपचार हैं क्या, दावा कहाँ लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, विवाद कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं। इसी क्रम में आज शुभारंभ करते हैं संपत्ति से संबंधित विवादों में उपलब्ध उपचारों। और इसके लिए आज सबसे पहले हमें समझने का प्रयास करते हैं कि संपत्ति से संबंधित विवाद क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संपत्ति होती क्या है। साधारण भाषा में अगर समझें तो हम कह सकते कि हमारे जो आसपास चीज़ें हैं वो सब संपत्ति हैं। मकान है, कार है, टेबल है, लैपटॉप है, तमाम चीज़ें सब संपत्ति की श्रेणी में आती हैं। लेकिन यही बात अगर हमें कोर्ट में कहनी पड़े तो हम कैसे कह सकते हैं। कोर्ट तो संपत्ति के बारे में कि संपत्ति क्या है जब ही मानेगी, जब ही सिद्ध समझेगी जब आप उसकी परिभाषा कहीं लिखी हो, किसी कानून में, किसी नियम में, किसी अधिनियम में दिखाएंगे तभी वो समझेंगे। तो सबसे पहले जाने कि संपत्ति की परिभाषा क्या है, कौन कौन संपत्ति इसके अंतर्गत आती है, ये परिभाषित कहाँ है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम, यानी बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है उसकी धारा 2C, जिसमें संपत्ति की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है। संपत्ति का मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति है। संपत्ति का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति है, चाहे चल हो या अचल हो, मूर्त हो या अमूर्त हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी संपत्ति में कोई भी अधिकार और उसमें ब्याज भी शामिल है। अब देखेंगे कि उपरोक्त परिभाषा से हम पाते हैं कि संपत्ति चल होती है, अचल होती है, मूर्त और अमूर्त होती है। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मूर्त और अमूर्त संपत्ति क्या होती है, चल और अचल संपत्ति क्या होती है। तो चल और अचल संपत्ति को समझने के पहले समझना पड़ेगा मूर्त और अमूर्त संपत्ति क्या होती है। इसको समझने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1988 की धारा 54 की नीचे से 5वीं लाइन पढ़ते हैं। अगर एक्ट है आपके पास तो खोल सकते हैं। देखिए क्या यह धारा कहती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1988 की धारा 54 की नीचे से 5वीं लाइन पढ़ते हैं। मूर्त अस्थावर संपत्ति का परिदान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा करा देता है। यानी इसका मतलब यह है कि संपत्ति मूर्त होगी, उसका कब्जा दिया जाएगा। और कब्जा उसी चीज का दिया जा सकता है जिसे छुआ जा सके। तो अगर हम देखते हैं कि मूर्त संपत्ति क्या होती है तो हम पाते हैं इस धारा से कि मूर्त संपत्ति वो होती है जिसको छुआ जा सकता है। उपरोक्त विश्लेषण से हम पाते हैं कि मूर्त संपत्ति का भौतिक अस्तित्व होता है जिसे टच किया जा सकता है। इसके विपरीत अमूर्त संपत्ति का भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जैसा कि भारत सरकार की विधि शब्दावली में भी परिभाषित है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि चल और अचल संपत्ति क्या होती है। चल संपत्ति को समझने के लिए हम पढ़ेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 22।
जो इस प्रकार है। इसमें जंगम संपत्ति की डिफिनीशन है, जिसे अचल संपत्ति भी कहते हैं। जंगम संपत्ति शब्दों से मतलब है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। अब मूर्त संपत्ति हम समझ सके पहले ही कि मूर्त संपत्ति क्या होती है, लेकिन एक निगेटिव पार्ट इसका है किंतु, यह ध्यान देने वाला पॉइंट है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो यानी भूमि से संलग्न हो, उससे जुड़ी हो, या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती हैं, वो चल संपत्ति नहीं होती हैं। मतलब भूमि और उससे जुड़ी हुई चीजें। अब थोड़ा और इसको स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सीपीसी की धारा 2 का खंड 13, जो कहता है कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं। वहां पर एक कंफ्यूजन था कि भूमि से संलग्न फसलें हैं, पेड़ हैं, ये सब चीजें हैं, क्या वो भी चल संपत्ति है, क्या है। तो इसके लिए उन्होंने क्लियर किया कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं। उपरोक्त दोनों धारा पढ़ने पर हम समझ पाते हैं कि चल संपत्ति क्या होती है। अब हम ये समझेंगे कि अचल संपत्ति क्या होती है। इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की धारा 3 का खंड 26, जो अचल संपत्ति को परिभाषित करता है। क्या है कि अचल संपत्ति में भूमि शामिल होगी। अभी देखेंगे आप, जो चल संपत्ति थी उसमें भूमि शामिल नहीं है। अचल संपत्ति में भूमि शामिल होगी। भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी चीजें, या अस्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी चीजें अचल संपत्ति होंगी। अब इंपॉर्टेंट है कि यदि हम आईपीसी की धारा 22 का नेगेटिव पार्ट और जनरल क्लॉजेस एक्ट की धारा 3 का खंड 26 एक साथ पढ़ें तो पूर्णतः समझ में आता है कि अचल संपत्ति क्या होती है। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। चूंकि उपरोक्त दोनों धाराओं में भूमि से जुड़ी हुई चीजें यानी भूबद्ध चीजें भी अचल संपत्ति में शामिल हैं, ऐसा वर्णित किया गया है। भूबद्ध चीजें होती क्या है, इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1988 की धारा 3 का परिभाषा खंड, जो भूबद्ध चीजों के बारे में बताता है कि भूबद्ध क्या है। तो हम देखेंगे कि भूबद्ध से अभिप्रेत है कि भूमि में मूलित, जैसे पेड़ और झाड़ियां, भूमि में विनिस जैसे भित्तियों का निर्माण या ऐसी विशिष्ट वस्तु से इसलिए बद्ध की जिससे यह बद्ध है, इसका अस्थायी लाभप्रद उपयोग किया जा सके। कोई ऐसी चीज जमीन से संलग्न है जिसका अस्थायी रूप से उपयोग हो सके, वो भी भूबद्ध चीज होती है। और इस पर समझने के लिए धारा 3 का परिभाषा खंड जो इस प्रकार है, थोड़ा निगेटिव है, कि अस्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती हैं। क्योंकि वहां पर भूमि में मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियां को कहा गया कि भूबद्ध चीजें हैं, और जो भूबद्ध चीजें होती हैं वो अचल संपत्ति की श्रेणी में आती हैं। इसलिए इसको क्लियर किया गया कि खड़ा काष्ठ और उगती फसलें या घास नहीं आती हैं, जैसा सीपीसी में भी बताया गया। अब हम देखेंगे कि उपरोक्त अनुसार हमने पाया कि संपत्ति क्या होती है और उसके प्रकारों में चल एवं अचल संपत्ति क्या होती है, मूर्त और अमूर्त संपत्ति क्या होती है। अब अगर कोई विवाद हमारे सामने संपत्ति से संबंधित आता है तो हम समझ सकते हैं कि वो संपत्ति है किस प्रकार की, चल है, अचल है, किस प्रकार की संपत्ति है वो। इसके अलावा भी एक और प्रकार की संपत्ति होती है
जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि बौद्धिक संपत्ति, बौद्धिक संपदा, जिसके अंतर्गत आविष्कार है, साहित्यिक रचनाएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि चीजें आती हैं। अब हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे सामने जो विवाद है वो किस प्रकार की संपत्ति से संबंधित है। आज हम समझेंगे कि अचल संपत्ति से संबंधित विवाद क्या क्या हो सकते हैं और उनमें उपचार क्या हो सकता है। विवाद कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्या कोई किसी की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जा करना चाहता है, क्या किसी ने किसी की अचल संपत्ति को या उसके भाग को अवैध रूप से विक्रय कर दिया है, सेल कर दी है, क्या कोई अचल संपत्ति का पार्टीशन करवाना चाहता है, क्या किसी ने किसी की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है, क्या कोई अपने को वसीयत, बिल, दान पत्र, गिफ्ट डीड या सेल डीड या सक्सेशन उत्तराधिकार के आधार पर अचल संपत्ति का मालिक घोषित करवाना चाहता है, डिक्लेरेशन सूट होता है। क्या कोई किसी की अचल संपत्ति के उपयोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो सुखाचार अधिनियम से शासित होते हैं, किसी ने खिड़की रखी, कोई नाली से पानी ले रहा है, तमाम प्रकार के विवाद उसमें उत्पन्न होते हैं। क्या किसी ने अचल संपत्ति के विक्रय करने का करार किया और उसके बाद विक्रय पत्र निष्पादित करने से मुकर गया, नहीं कर रहा, एग्रीमेंट टू सेल है। क्या कोई अचल संपत्ति से संबंधित वसीयत, दान पत्र, विक्रय पत्र, पट्टा और बंधक को निरस्त कराना चाहता है, कैंसिलेशन सूट जाता है। अब हम समझेंगे कि यदि कोई किसी की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जा करना चाहता है, यहां अचल संपत्ति से संबंधित जो हमने कहा कि जो पहला विवाद है उसको समझते हैं और उसका विधिक उपचार क्या है। आगे बताएंगे कि जो अन्य प्रकार के विवाद हैं उनमें क्या क्या विधिक उपचार है। तो देखते हैं कि अचल संपत्ति पर अगर कोई अवैध कब्जा करना चाहता है किसी, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963 की धारा 38 का खंड 3, जो हमें बताता है कि इसको अस्थायी निषेधाज्ञा, परमानेंट इंजेक्शन के द्वारा जो है हम उपचार ले सकते हैं। देखिए धारा 3 क्या कहती है कि जबकि प्रतिवादी वादी के संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे या करने की धमकी दे, तब न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा, यानी परमानेंट स्टे दे सकेगा। अर्थात जहां की प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी हो, जहां की उस वास्तविक नुकसान का जो उस आक्रमण द्वारा कारित है या जिसका उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभव है, अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान नहीं है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। इस पे क्या होता है कि हम एज इट इज उसको पहुंचाए, धन नहीं ले सकते हैं, कोई मानक नहीं है कि आप इसके बदले ये चीज ले लो। जहां की वो आक्रमण ऐसा है कि धन के रूप में प्रतिकर यथा योग्य अनुतोष ना देगा, उपरोक्त को यहां क्लियर कर दिया सी में। जहां की व्यादेश न्यायिक कार्यों के बाहुल निवारित करने के लिए आवश्यक हो, तमाम सूट लगा दें। अगर एक दावा से काम चल रहा तो एक ही दावा लगाओ। आप समझते हैं कि उपरोक्त विधिक उपचार हमें मिलेगा कहां? उपरोक्त विधिक उपचार हमें सक्षम न्यायालय में वाद पत्र दाखिल करके प्राप्त किया जाएगा। मित्रों, अगली बार हम ये समझेंगे कि उपरोक्त विधिक उपचार हेतु सक्षम न्यायालय कौन है और किस अधिनियम या संहिता में प्रावधानित है, एवं उपरोक्त उपचार हेतु वाद पत्र में संहिता की किस धारा या आदेश के अनुसार क्या क्या तथ्य लिखे जाएंगे और वाद पत्र में कोर्ट फीस कितनी लगेगी, कैसे वो दाखिल होगा, फिर आगे उसके और उपचार क्या हैं। मित्रों,
आज के लिए इतना ही। अगर हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्यमेव जयते।